हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रोदर। आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोग के लिए एक और पुनः पैरामेडिकल परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास लेकर के आया हूं। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, बीबीए क्वेश्चंस कराएंगे और ये 7वां क्लास लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं। तो चलिए विलम्ब नहीं करते हैं और सभी क्लास को देखते हैं। जिन भाइयों को क्लास छूट गया है उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार पैरामेडिकल जीके क्लास प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को देखिए, लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप लोग देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की तरफ डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। तो हम लोग 151 नंबर तक का क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 151 के बाद का जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन होगा। आप लोग आराम से देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं कराने के लिए शुरू कर दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो क्लास देखेंगे वो पहला क्वेश्चन है 152 नंबर का, हीरे क्यों चमकता है। अब हीरा आप लोग जरूर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो मोबाइल में आप लोग या फिर आप लोग नाम जरूर सुने होंगे हीरा। तो हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा क्यों चमकता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीरा क्यों चमकता है इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में। तो हम लोग हीरे के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हीरा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। अब सूर्य में जो ऊर्जा होता है उसका मुख्य कारण क्या है ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर आप लोग अगर देखिएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई देगा, नाभिकीय विखंडन, या फिर नाभिकीय विफलन, नाभिकीय संलयन, या फिर दोनों कहने का मतलब ए और बी दोनों से मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जापान की करेंसी क्या है। अब जापान की करेंसी का मतलब हुआ कि जापान में क्या चलता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे भारत का जैसे बात करेंगे तो भारत में रुपया चलता है, हम लोग कहते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। उसी तरह से आप लोग को बताना है कि जापान में क्या चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से, डॉलर, रुपया, येन या फिर रूबल। तो आप लोग को बताना है जापान की करेंसी क्या है। तो हम लोग अगर ऑप्शन से चलेंगे तो जापान की करेंसी येन हो जाएगा। जापान की करेंसी क्या होता है, येन होता है। अब बाकी जो आपको यहाँ पर 3 दिखाई देता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रुपये लिखा हुआ है, रुपये ये आपको पाकिस्तान में चलता है ना। डॉलर अमेरिका में चलता है और येन जो है जापान में चलता है। और भारत में रुपया चलता है। रुपये और रुपया में अंतर है, तो रुपया भारत में चलता है। तो जापान की करेंसी यहाँ पर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, येन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, भारत और चीन। तो आप लोग को बताना है कि अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसके बारे में यहाँ से आप लोग को बताना है। तो अभ्रक उत्पादन में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा देश है वो चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, चीन में तंबाकू का जो हम लोग सेवन करते हैं उसका भी खोज सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश है यहाँ पर चीन, डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है इसके बारे में आप लोग को बताना है। ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, हैप्टोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। तो फलों का अध्ययन का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फलों का जो अध्ययन है वो हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पोमोलॉजी में फल का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। अब ये नारा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर इंदिरा गांधी। फटाफट आप लोग भी बताइए। तो दिल्ली चलो का नारा का अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो ये नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस है ना। महात्मा गांधी का नारा क्या था, करो या मरो, है ना। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का पूछ रहा है तो दिल्ली चलो का ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो
तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अब त्यौहार से आ गया, किस राज्य का त्यौहार है बिहू? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, तमिलनाडु। तो आप लोग को बताना है ये बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो अगर हम लोग बात करेंगे बिहू, तो बिहू असम राज्य की प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। त्यौहार की बात करेंगे तो बिहू जो प्रमुख त्यौहार है असम का। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा वहाँ पर प्रमुख त्यौहार है। उसी तरह से बिहू की बात करेंगे तो असम जो है प्रमुख त्यौहार है कहाँ की? तो यहाँ पर बिहू कहाँ की? तो असम की। तो बिहू किस राज्य की प्रमुख त्यौहार हो गया? असम का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? अब देखिए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है ये पूछ रहे हैं। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सरस्वती नदी या फिर सतलज नदी। तो भाखड़ा नंगल बांध पूछ रहे हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो आपको सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? अब देखिए पुरस्कार वाला ये क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है 1965 से, 1964 से, 1961 से, एक और ऑप्शन हम आप लोग को दिखा देते हैं 1985 से। तो आप लोग को बताना है कि अर्जुन जो पुरस्कार है ये अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिए जाते हैं। कब से दिए जाते हैं? 1961 से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? अब मुख्यालय, अब देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का ऑप्शन है जर्मनी, हेग, ब्रुसेल्स, वाशिंगटन। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग को बताना है। तो नाटो का मुख्यालय का अगर हम लोग बात करते हैं तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई शब्द जो है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है तैराकी यानी कि तैरते हैं, तीरंदाजी, बेसबॉल, क्रिकेट, ये सारा खेल का नाम है। और बटरफ्लाई एक शब्द है, इसका संबंध किससे है? जैसे आप कहेगा कि गेंद, कहेगा ना गेंद, गेंद कहता है कि कैच, कैच पकड़ लिया। तो ये सारे शब्द आप लोग क्रिकेट में सुने होंगे। गेंद का प्रयोग होता है, कैच का होता है, बैट का होता है। तो ये सारे उसी तरह से बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में आप लोग प्रयोग करते हैं, किससे संबंधित है? तो एक तैराकी से, तैराकी खेल में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अब देखिए आगरा में जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, शाहजहां, सिकंदर या फिर बाबर। तो आगरा का जो किला है इसके अंदर मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था? तो आगरे के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां किए थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अब देखिए ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा बहुत आदमी देखे भी होंगे। ऑप्शन है सासाराम, आगरा, कानपुर, दिल्ली। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम एक जिला है बिहार का। ये तो लगभग हमको लगता है कि सबको मालूम ही होगा। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टाका इनमें से किसका मिश्र धातु है? अब देखिए मिश्र धातु है टाका। टाका जो है एक मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है टीन और लोहे का, लोहा तांबा का, टीन शीशा का, अल्युमिनियम लोहा का। तो टाका किसका मिश्र धातु है ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग टाका की बात करेंगे तो टाका टीन और शीशा। टाका मतलब टीन और शीशा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। टाका किसका मिश्र धातु है? तो टीन और शीशा की मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है? असम, गुजरात, गोवा या फिर बंगाल। चलिए बताइए सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है ये आप लोग को बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है? अब कह रहा है कौन सा प्राकृतिक बहुलक है?
ऑप्शन है लायलन, रबर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक लायलन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर यहाँ पर बी है, लेकिन आप लोग बी याद करके नहीं ए रखिएगा, लायलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, सिंगापुर। चलिए बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन या ए याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए इस तरह से आप लोग पढ़ते जाइए कि माइंड में आपका सेट होते जाए। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करते जाइएगा, बोलना नहीं पड़े। दोस्तों को भी बोलिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए सार्क का, इससे पहले आपने पढ़ा किसका मुख्यालय? तो नाटो का, यहाँ पर सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पढ़ा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपने न्यूयॉर्क पढ़ लिया। अब नीचे एक और मुख्यालय सार्क का, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, सबको पता होगा लगता है। तो डायरेक्ट आंसर पे चल जाते हैं, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? अब विद्युत चुंबक बनाते हैं हम लोग, किस लोहा का प्रयोग किया जाता है बताना है। मुलायम लोहा, कठोर लोहा, मृदा लोहा या इनमें से सभी। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदा लोहा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग करते हैं? तो मृदा लोहा का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम तरीका से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अब कच्चा फल होता है, उसको पकाने के लिए, जैसे कच्चा आम, इसको पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एथेन, तीसरा एसिटिलीन और चौथा कैल्शियम। तो कच्चे फल को पकाने के लिए बात करेंगे तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माइक्रोफोन का प्रयोग किसने किया था? माइक्रोफोन का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? ग्राहम बेल, एडिसन, मैकमिलन, सिम्पसन। तो बताइए माइक्रोफोन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो प्रयोग है सबसे प्रथम ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? तो ग्राहम बेल या किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, माइक्रोफोन का प्रयोग ग्राहम बेल किए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, बाबर, शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी। बताइए। तो सांची का जो स्तूप है ये किसने बनाया था, ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग देखते हैं इसका आंसर, तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक बनाए थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबर या इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो यहाँ पर गुलाम वंश का अगर हम लोग शासक देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय। अब देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन या फिर सिंगापुर। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति कब हुआ था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल क्रांति कब हुआ था? लाल क्रांति 1965 में, 1964 में, 1949 में या फिर 1985 में। बताइए लाल क्रांति कब हुआ था? तो अगर हम लोग लाल क्रांति की बात करेंगे तो लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में। देखिए आपको हम 3-4 और यहाँ से हम आपको कंप्लीट करते हैं। 1919 में यहाँ पर लिखेंगे 1919 में, है ना। 1919 ईस्वी की हम बात कर रहे थे। तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ये सबसे पहले 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1-2 और याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था और 4 साल तक चला था, तो 1918 ईस्वी तक। तो ये 3-4 आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछते हैं। जालियांवाला बाग की हत्याकांड 1919, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये 3 याद रखिएगा। और लाल क्रांति 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, जापान या फिर वेटिकन सिटी। बताइए विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटा देश की बात करेंगे तो विश्व की जो सबसे छोटा देश है
यह आपको वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग याद रखेंगे, विश्व की सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इराक का मुद्रा क्या है। इराक में देखिए अभी बताए थे, इससे पहले आप लोग को एक और मुद्रा वाला क्वेश्चन जापान का, लेकिन यहाँ पर इराक का आ गया। तो इराक का बताना है। देखिए डॉलर अमेरिका का है, सबको पता होगा। रुपया भारत का है, ये भी आप लोग को नहीं होगा यहाँ पर। अब दो बच गए, येन और दिनार, तो ये आप लोग आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग बात करते हैं इराक का। तो इराक का जो मुद्रा है वो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से दिनार। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। इराक की मुद्रा क्या हो गया, दिनार। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, इराक की मुद्रा दिनार हो गया, डॉलर अमेरिका का, रुपया आप लोग को भारत का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है, यानी कि पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। पक्षी का, मधुमक्खी का, या पुरुष कवची का, या फिर कीट का। तो देखिए पक्षी विज्ञान जो अध्ययन होता है उसमें पक्षियों के बारे में ही अध्ययन होता है, नाम से ही स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो अब देखेंगे यहाँ से ओनोरियोलॉजी में अध्ययन भगवान, सपने के बारे में, नींद के बारे में, या फिर रंग के बारे में। चलिए बताइए ओनोरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ओनोरियोलॉजी में अगर हम लोग अध्ययन की बात करेंगे तो सपना के बारे में अध्ययन होता है। किसके बारे में, सपना। जो हम लोग आप लोग सपना आते हैं ना कि हम डीएम बन गए, एसपी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो ओनोरियोलॉजी में सपने के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। अब देखिए टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। इंसानी व्यवहार, जहर, भूत क्षरण, या फिर चट्टान का। तो आप देखिए टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में अगर आप लोग अध्ययन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो जहर के बारे में, ये जहर लिखा हुआ है, जहर आप लोग याद रखिएगा, जहर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी। बताइए नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग बात करिएगा नेफ्रोलॉजी का, तो नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, अस्थि सुरसुरिता, मधुमेह, वृक्क संबंधी विफलता, या फिर कैंसर से। बताइए। तो ऑन्कोलॉजी की बात करेगा तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी आप लोग को कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। किसके उपचार से, कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा, कौन सी जो ब्रांच है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से जुड़ा है। हेलोकोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेटेरोलॉजी, या जीरियाट्रिक्स। तो बताइए चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से जुड़ा है। तो यकृत के उपचार और अध्ययन से जो जुड़ा है वो हेपेटोलॉजी है। हेपेटोलॉजी, यकृत के उपचार और अध्ययन से जो जुड़ा है कौन सा है, हेपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विज्ञान जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या कहलाता है। कौन से विज्ञान में मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन के द्वारा सीखा जाता है। हिमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, या फिर हेपेटोलॉजी। तो विज्ञान जिसमें मानव शरीर संरचना के विच्छेदन के द्वारा सीखा जाता है उससे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स, अस्थि से, हृदय से, शिशु रोग से, या फिर नेत्र रोग से। बताइए। तो पीडियाट्रिक्स का अगर हम लोग बात करेंगे, ये पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अध्ययन है। मनुष्यों का अध्ययन किस में किया जाता है, ये तो लगभग सबको याद होना चाहिए, है ना। ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो मनुष्यों का अध्ययन किस में होता है, तो मनुष्यों का जो अध्ययन होता है वो आपको एंथ्रोलॉजी में होता है। किस में, एंथ्रोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। साइनोलॉजी में, कॉर्नियोलॉजी में, कप्रोलॉजी में, या फिर क्रेमेट्रिक्स में।
तो कुत्तों का यहाँ पर जो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है, ये आप लोग को यहाँ से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेनियोलॉजी। क्या हो जाएगा, सेनियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, सेनियोलॉजी। पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन सेनियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है। तो मानव जाति का बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग, तो ऑप्शन है यूनिफेक्स, सुजननिक, सुजीवन विज्ञान, इनमें से सभी। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। तो आनुवंशिक नियमों का प्रयोग अगर आप लोग बात करिएगा तो सुजनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, सुजननिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरापोडी शरीर के भाग से संबंधित है। तो चिरापोडी शरीर के भाग से जो संबंधित है उस विज्ञान की शाखा क्या है, पैर। पैर एक ऐसा भाग है जो चिरापोडी शरीर के भाग से संबंधित है, तो विज्ञान की एक ब्रांच है। तो आप लोग समझ गए होंगे 190 तक क्वेश्चन आपको हमने करवाया है, 150 से शुरू किए थे, टोटल 40 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह से मैं अब लगातार लंबा क्लास लूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन सी डॉट हो और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए और कैसा लगा क्लास ये भी बताइएगा। अगला क्लास बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं प्यारे भाई ब्रदर सिस्टर, और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है किसी को। थैंक यू।